हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं कि सब लोग ठीक होंगे, अपने अध्ययन कार्य में जुटे होंगे। दोस्तों, मेरा जो टॉपिक है जो चल रहा है इसमें, वह प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, उसका जो मैंने फर्स्ट पार्ट आपको बता दिया था, आज आपको सेकंड पार्ट बताऊंगा। फर्स्ट पार्ट में मित्र मैंने आपको स्वर्णरेखा नदी, ब्राह्मणी नदी, बैतरणी नदी, महानदी और गोदावरी नदी के बारे में मैंने सब कुछ आपको बता दिया था मित्र। आज जो मेरा आपका जो टॉपिक चलेगा वह कृष्णा, कावेरी तथा अन्य छोटी छोटी जो नदियां हैं उनकी विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। आप मेरे साथ आकर के अध्ययन करिए, लेकिन आप मेरे साथ एक कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठे, जिससे मैं जो बताऊं उसे आप अपनी कॉपी में नोट करते जाएं, जिससे आपके एक अच्छा बेहतरीन नोट्स तैयार हो सके। तो आइए हम शुरू करते हैं। लेकिन मित्र, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप प्लीज मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और मैं आशा करता हूं कि आपके लिए इतनी शिद्दत से मेहनत कर रहा हूं मैं, आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करेंगे। तो आइए हम जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं नदियां प्रायद्वीपीय भारत की, तो शेष बची हुई नदियां आज उसका इन करते हैं, अंत करते हैं और इनका अध्ययन करते हैं। तो देखिएगा, मैंने गोदावरी नदी के बारे में आपको मित्र बताया था। गोदावरी नदी के बारे में यह बताया था कि महाराष्ट्र से, यह आपका पश्चिमी घाट है। क्या है? पश्चिमी घाट है। यह आपका महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में एक स्थान है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। यहीं पर नासिक है। इसके पास से ही, महाराष्ट्र से ही, पश्चिमी घाट से जो दूसरी नदी है, जिसे हम कृष्णा नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी भी इस तरीके से निकलती है। महाराष्ट्र और इसका कुछ भाग कर्नाटक में जाता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में प्रभावित होते हुए ये आंध्र प्रदेश के तट पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहीं पर अपना मुहाना बनाती है। इस नदी को कृष्णा नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहती है। यह नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकली है। कहां से निकली है मित्र? महाबलेश्वर। कहां से निकली है? महाबलेश्वर से निकली है। महाराष्ट्र से। कहां से निकली है? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। क्या? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में प्रभावित हुए आंध्र प्रदेश के तट पर यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इधर मित्र क्या है? आपकी बंगाल की खाड़ी है। ईस्ट साइड में क्या है मित्र? बंगाल की खाड़ी है। देखिए मित्र, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये कैसी? प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इससे पहले गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की पहली सबसे लंबी नदी थी। कृष्णा नदी आपकी दूसरी सर्वाधिक लंबी नदी है। उसके बाद नर्मदा नदी है, वो तीसरी सर्वाधिक लंबी नदी है। इनका क्रम है, पहले गोदावरी, मैं केवल प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहा हूं मित्र। पहले गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद नर्मदा नदी। ये क्रमशः 3 नदियां प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदियां हैं। जो कृष्णा नदी है वह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकल करके महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य में होते हुए आपके बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। तो आइए देखिए, इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे, बताते हैं। इससे पहले मित्र, उड़ीसा राज्य में यहां पर आपको चिल्का झील बताई थी मैंने, थोड़ा फिर देख लीजिए एक बार। ये आपकी चिल्का झील है। कौन सी झील है? चिल्का झील।
चिल्का झील है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। हालांकि झीलों के चैप्टर बताऊंगा मैं, आप चिंता ना करें। और इसी के पास में जहां पर गोदावरी नदी गिरती है, जहां से गोदावरी नदी गिरती है, यहां पर एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है यनम। कौन सा? यनम पूछा जाता है। ये आपके गोदावरी नदी के मुहाने पर है यनम। और यह एक केंद्र शासित प्रदेश है पांडिचेरी। पांडिचेरी सुना होगा। पांडिचेरी 3 राज्यों में 4 स्थानों पर है। पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है वह 3 राज्यों में 4 स्थानों पर है। पहला आपने देख लिया आंध्र प्रदेश में, जो गोदावरी नदी के मुहाने पर है यनम। उसके बाद मित्र देखेंगे इन दोनों के बीच में यहां पर एक स्थान है, एक झील है जिसे कोलोर झील कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलोर झील। कोलोर झील क्या है यहाँ पर? कोलोर झील। ये मित्र आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद मित्र आप देखेंगे ये कृष्णा नदी है। यहां पर 2 शहर हैं इसके मुहाने पर। यहां पर 2 शहर है इसके मुहाने पर। एक का नाम मछलीपट्टनम है। क्या है? मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम कृष्णा नदी के मुहाने पर है। कहां पर है? कृष्णा नदी के मुहाने पर है। और इसी के पास में विजयवाड़ा है। क्या है? विजयवाड़ा। और मित्र ये सब आंध्र प्रदेश में। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। आप लोग याद रखिए मछलीपट्टनम शहर है आंध्र प्रदेश का, वो किस नदी के मुहाने पर है? विजयवाड़ा शहर है वह किस नदी पर है? आंध्र प्रदेश का शहर। तो आप बता सकते हैं कृष्णा नदी पर। और किस पर? कृष्णा नदी पर है। कहां पर है मित्र? कृष्णा नदी पर है, क्योंकि पूछे जाते हैं मित्र। आप लोग इसका याद रखिए। इसके बाद देखिएगा अब इसके बारे में बताता हूं कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी पहली विशेषता मित्र इसकी देखिए। पहली विशेषता इसकी क्या है कि प्रायद्वीपीय भारत की, किसकी? प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी है। कौन सी? दूसरी बड़ी नदी है। इतना क्लियर हो गया आपको? प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं मछलीपट्टनम और विजयवाड़ा। पट्टनम और विजयवाड़ा इसके तट पर है। इसके तट पर है। दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया। अब इसके उद्गम के बारे में बताता हूं मैं, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। इसका जो उद्गम है, उद्गम है इसका मित्र, वह महाराष्ट्र। पहला पॉइंट क्या है? महाराष्ट्र। कहां से हुआ है? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कहां से? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट से। क्यों? यहां पश्चिमी घाट है मित्र। क्या ये? पश्चिमी घाट है। नेक्स्ट वीडियो में बता चुका हूं मैं आपको। पश्चिमी घाट है। उसके बाद स्थान कौन सा महाराष्ट्र में? महाबलेश्वर। कौन सा स्थान है? महाबलेश्वर से उद्गम हुआ है। क्या हुआ है? इसका उद्गम हुआ है कृष्णा नदी का। कहां से उद्गम हुआ है? महाबलेश्वर से। कहां से? महाबलेश्वर से। और ये गिरती कहां पर है? इस तरीके से ये गिरी कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्रा में। आंध्र प्रदेश, बंगाल की खाड़ी। ये गिरती कहां पर है? आंध्र प्रदेश में, बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है।
इस बीच में मित्र आपको बताऊंगा कि यहां पर दो पहाड़ियां हैं। ये दोनों पहाड़ियां गोदावरी और कृष्णा नदी, गोदावरी और कृष्णा नदी के जल का विभाजन करती है। एक का नाम सतमाला है, इसका नाम क्या है? सतमाला। और इनका नाम क्या है? हरिश्चंद्र की पहाड़ियां। पहाड़ियां देखिए, सतमाला और हरिश्चंद्र की पहाड़ियां, ये दोनों नर्मदा और सॉरी गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में जल विभाजन का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? जल विभाजन का कार्य करती है। आपसे पूछा जाता है कि कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के बीच में जल विभाजन का कार्य करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हो सकता है इसमें से दोनों दे दें, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इस पे अकॉर्डिंग लगा दीजिए कौन कौन सी है। एक तो सतमाला है और हरिश्चंद्र पहाड़ियां, इसमें से एक ऑप्शन आपके आएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए मित्र, मैं इसकी सहायक विधि यहां घटना की उसके बारे में बताऊंगा, आप इसे नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए आप। इसकी जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो इसकी सहायक नदियां हैं, पहले नदी बनाते हैं इस तरीके से, आप भी मेरे साथ बना लीजिए। इस तरीके से आप नदियां बना लीजिए। एक कृष्णा नदी है, कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। इसका उद्गम महाबलेश्वर, कहां से? महाबलेश्वर। कृष्णा रिवर है आपकी। सबसे पहले इसका बायां तट ये वाला है और दायां तट ये वाला है। ये बायां तट है और इसका ये दायां तट है, क्योंकि इसका जल इस तरीके से जाकर प्रवाहित होता है, बाहर आए और बंगाली खाड़ी गिरता है, तो ये जिस तरफ जल बह रहा है उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। ये इसका बायां तट और ये दायां तट है। तो देखिएगा इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले इसके दाएं तट की नदी देखेंगे हम, महाबलेश्वर के पास से निकली है इस तरीके से, ये इस नदी को कोयना नदी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? कोयना नदी। ये महाबलेश्वर के पास से निकली है, कोयना नदी है। कौन सी है? कोयना। कोयना नहीं, कोयना नदी है। इसके दाएं तरफ की सबसे पहले मिलने वाली नदी कौन सी है? कोयना नदी है, कोयना। और आपने सुना होगा शिव समुद्रम, तो शिवसागर परियोजना है। कौन सी? शिवसागर परियोजना है। इस पर क्या है? शिवसागर परियोजना। कोयना नदी पर मित्र क्या है? शिवसागर परियोजना है। पूछी जाती है कि शिवसागर परियोजना निम्न में से किस नदी पर है? तो कृष्णा की सहायक नदी है कोयना नदी। कौन सी? कृष्णा की सहायक नदी है कोयना नदी। कोयना नदी पर शिवसागर परियोजना है। आप इसे नोट करते जाएं मेरे साथ, आप बखूबी नोट करते जाएं। उसके बाद देखेंगे इसके बाद नदियां देखेंगे। इस तरह 3-4 नदियां बनाएंगे आप इस तरीके से। देखिए ये वाली जो नदी है वो वर्णा नदी है। कौन सी नदी है? वर्णा नदी। वर्णा नदी, वर्णा नदी। और ये नदी है पंचगंगा। ये कौन सी है? पंचगंगा। पंचगंगा। पंचगंगा नदी से क्यों कहते हैं मित्र? ये 5 नदियों से मिलकर बनी है। किससे? 5 नदियों से मिलकर बनी है। वो कौन कौन सी नदियां हैं वो आपको बता दूंगा। 5 नदियां कौन कौन सी हैं।
फिर उसके बाद दूध गंगा है, घाट प्रवाह है ये, आप मेरे साथ इस तरह लिखते जाए, घाट प्रवाह है ये। उसके बाद माल प्रवाह है ये, माल प्रवाह है। और उसके बाद ये नदी है, इसे तुंगभद्रा नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी कहते हैं। और तुंगभद्रा नदी दो भागों, दो शाखाओं में निकली है। एक का नाम तुंग है, एक का नाम भद्रा है, तुंग और भद्रा। फिर देखिए मित्र, इसकी जो दाएं तरफ की नदियां हैं, सबसे पहले कोयना नदी है, कोयना नदी पर शिव सागर बांध परियोजना है। उसके बाद वारणा नदी है, फिर पंचगंगा नदी है, दूध गंगा नदी है, घाट प्रवाह नदी है, माल प्रवाह नदी है और तुंगभद्रा है। तुंगभद्रा ये दो शाखाओं में निकली हुई है, एक तुंग है और एक भद्रा है। तो मित्र देखिए, इसमें जो कोयना नदी से लेकर के दूध गंगा नदी तक, कहां तक? दूध गंगा नदी तक, कोयना नदी से लेकर के दूध गंगा नदी तक का जो पार्ट है, ये जो नदियां हैं, ये सभी पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से निकली हुई है। कहां से निकली हुई है? पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से निकली हुई है। कहां से निकली हुई है? महाराष्ट्र से निकली हुई है। इस तरीके से उसके बाद जो शेष नदियां बची हैं, ये वाली, ये आपकी कर्नाटक से निकली हुई है। कहां से? कर्नाटक से निकली हुई है, कर्नाटक से निकली हुई है। मतलब ये है घाट प्रवाह, माल प्रवाह और तुंगभद्रा, ये नदियां आपकी कर्नाटक से निकली हुई हैं। और कोयना, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, ये आपकी पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से निकली हुई है। मित्र, जो पंचगंगा नदी है, ये 5 नदियों से मिलकर बनी है। वो 5 नदियां मैं यहां पर आपको बताऊंगा, वो आप नोट कर लें। ये 5 नदियां मैं आपको यहां बताऊंगा, वहां पर आप नोट कर लें। एक मिनट, पंचगंगा के पास ही लिखते हैं। 1 2 3 4 5 पंच नदियां हैं। सबसे पहले कसारी, उसके बाद कुंभी नदी, पंचगंगा इन्हीं से मिलकर बनी है, कुंभी नदी। फिर उसके बाद तुलसी, भोगवती, सरस्वती। सरस्वती आपको कई जगह देखने के लिए मिलेगी, राजस्थान में भी है, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में भी है और यहां पर भी है। तो जो पंचगंगा नदी है मित्र, पंचगंगा इन नदियों से मिलकर के बनी है, कसारी, कुंभी, तुलसी, भोगवती और सरस्वती। क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप अपने साथ समझ लें कि पंचगंगा नदी में निम्न में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? तो कसारी, कुंभी, तुलसी दे दिया होगा, ये घाटवा दे देगा, इस तरीके से दे देगा, आप इनको याद रखेंगे। तो पंचगंगा, कसारी हुई, कुंभी हुई, तुलसी हुई, भोगवती हुई, सरस्वती हुई, इन नदियों से मिलकर के आपकी पंचगंगा नदी बनी हुई है। पंचगंगा आपकी कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी? कृष्णा की सहायक नदी है। जो कहां से निकली? ये सारी नदियां कहां से निकली हुई है? पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से निकली हुई है। कहां से निकली हुई है? पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से निकली हुई है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके साथ मित्र एक बात और, यहां पर एक नदी और है, तुंगभद्रा की सहायक नदी है, वह इसे हगरी नदी बोलते हैं। हगरी नदी क्या बोलते हैं? हगरी नदी बोलते हैं। और तुंगभद्रा की सहायक नदी है। किसकी? तुंगभद्रा की सहायक नदी है। इसको वेदवती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदवती। क्या कहते हैं? वेदवती नदी भी इसको कहते हैं। तो मित्र एक बार और हो जाए,
कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकल करके आपके आंध्र प्रदेश में बहती के तट पर बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में होकर प्रभावित होती है। इसके दाएं तरफ की जो नदियां हैं, कोयना नदी महाबलेश्वर से निकली है। उसके बाद इस पर शिव सागर परियोजना भी है। पंचगंगा पंचगंगा 5 नदियों से मिलकर बनी है। कसारी, कुंभी, तुलसी, भगवती और सरस्वती, इन 5 नदियों से मिलकर के पंचगंगा बनी है। फिर दूधगंगा है। ये नदियां आपकी पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से होकर के प्रभावित होती हैं और कृष्णा नदी में आकर के मिल जाती हैं। उसके बाद घाट प्रवाह, माल प्रवाह, तुंगभद्रा, ये 3 नदियां कर्नाटक से प्रभावित होती हैं। तुंगभद्रा जहां से निकली है, 2 शाखाओं में निकली है, एक तुंग से निकली है और भद्रा से। दोनों नदियां मिलकर के तुंगभद्रा नदी का निर्माण करती हैं। तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है हगरी नदी, इसे वेदवती कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदवती कहते हैं। इतना मित्र आपके समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका मतलब अब इसके बाएं तरफ की नदियां बताऊंगा। कौन सी? बाएं तरफ की नदियां बताऊंगा। इसकी बाएं तरफ की एक प्रमुख नदी है, इसकी बाएं तरफ की प्रमुख एक नदी है जो यहां से इस तरह निकली हुई है महाराष्ट्र से, और तुंगभद्रा के पास में आकर के, कहां पर? तुंगभद्रा के पास में आकर के यहां मिल जाती है। इस नदी को भीमा नदी कहते हैं। कहां कहते हैं? भीमा नदी। ये मित्र आपकी कौन सी नदी है? भीमा नदी। ये आपकी भीमा नदी है। इसकी 2 शाखाएं इस तरीके से, इस नदी की 2 शाखाएं, एक का नाम नीरा है, दूसरा सीना। इस नदी की 2 शाखाएं हैं, एक का नाम नीरा है, एक का नाम सीना है। इसकी 2 मतलब ये सहायक नदियां हैं। क्या है? वैतरणी है, सहायक नदियां हैं। और उसके बाद इसके पास आकर के यहां पर एक नदी मूसी नदी है। कौन सी नदी है? मूसी नदी। मूसी नदी है ये। आपको ये बताना है मूसी नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है। चलो मैं बता देता हूं, हैदराबाद। कौन सा? हैदराबाद। मूसी नदी के तट पर हैदराबाद। हैदराबाद जो नगर है वह मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है। इस पर मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है। और एक नदी और है पेन्नेरू, एक नदी और है मुन्नेरू। इस तरीके से मुन्नेरू। ये कृष्णा की दाएं तट की सहायक नदियां हैं। ये कृष्णा नदी की दाएं तट की सहायक नदियां हैं। भीमा नदी, भीमा की 2 सहायक है, सीना और नीरा। और उसके बाद मूसी नदी इसकी सहायक नदी है कृष्णा की, और मुन्नेरू, ये इसकी दाएं तरफ की प्रमुख नदियां हैं। आप इन्हें नोट कर लीजिए, इसके शॉर्ट ले लीजिए। आप इसे नोट कर लीजिए। तक कृष्णा नदी के बारे में मोस्टली इतना ही पूछा जाता है, जो लोग मैंने आपको बता दिया है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि 2 छोटी छोटी सहायक नदियां और हैं, 2 छोटी छोटी नदियां और हैं इस तरीके से। और ये उसके बाद तीसरी प्रमुख नदियां जो होगी, तीसरी जो प्रमुख नदी होगी ये आपकी कावेरी नदी होगी। कौन सी होगी? कावेरी नदी होगी।
और ये जो दो नदियां हैं, ये पेन्नेरू है और ये पलार नदी है। मित्र, यहां पर मैं बताऊंगा, पेन्नेरू नदी आपकी आंध्र प्रदेश में गिरती है, पेन्नेरू नदी आपकी आंध्र प्रदेश में गिरती है, और पलार नदी आपकी तमिलनाडु में गिरती है, तमिलनाडु के तट पर गिरती है। पेन्नेरू नदी आपके आंध्र प्रदेश के तट पर जाकर गिरती है, और पलार नदी है मित्र, वह तमिलनाडु, कहां पर गिरती है, तमिलनाडु के तट पर, बंगाली खाड़ी में गिरती है। तो आप यहां पर लिख भी सकते हैं कि तमिलनाडु के तट पर, और ये आंध्र प्रदेश के तट पर। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सी नदी तमिलनाडु के तट पर नहीं गिरती है, तो इस तरीके से आप दिया होगा, या कौन सी नदी निम्न में से, ये नदियां दे देंगे 4 नदियां, निम्न में से कौन सी नदी आपके तमिलनाडु के तट पर गिरती है, तो आप बता सकते हैं पलार नदी। कौन सी? पलार नदी। एक पेन्नेरू नदी है, ये आंध्र प्रदेश के तट पर आकर गिरती है, पलार नदी है वो तमिलनाडु के तट पर आकर के गिरती है। तो आप इसे अच्छी तरह समझ जाएंगे। और ये इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो कावेरी नदी है, इसके बारे में बताऊंगा, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको बताता हूं। आप इसको नोट कर लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपना जो भी है। अब हेडिंग बनाते हैं पेन्नेरू नदी। पेन्नेरू नदी, हेडिंग डालिए पेन्नेरू नदी। पेन्नेरू नदी, पेन्नेरू नदी को कई अन्य नाम से जाना जाता है। पेन्नार नदी भी कहते हैं, पेन्नार भी कहते हैं, पेन्ना भी बोलते हैं, पेन्ना नदी, इस तरीके से इसके कई नाम हैं। और यह नदी जो पेन्नार नदी है वो कर्नाटक के, कहां से इसका उद्गम है? कर्नाटक, कर्नाटक के नंदी पहाड़ी है। कौन सी मित्र? नंदी पहाड़ी। कहां से निकली हुई है? नंदी पहाड़ी से निकली हुई है, इस तरीके से। कर्नाटक के नंदी पहाड़ी से निकल करके यह नदी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य में, किसमें? आंध्र प्रदेश, पहले इनका प्रवाह कहां पर है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य में इस तरीके से ये बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहां पर गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए, इसकी प्रमुख विशेषता बताता हूं। इसकी 4 प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसकी 4 प्रमुख सहायक नदियां। आप भी मेरे साथ इस तरीके से बना लें, आप भी मेरे साथ इस तरीके से बना लें। एक का नाम कुंदेरू है, ये कौन सी नदी है? कुंदेरू, कुंदेरू नदी। सागीरेरू, दूसरी कौन सी है? सागीरेरू। पेन्नेरू नदी की 2 सहायक में बता दी, बाएं तट की कुंदेरू नदी और सागीलेरू। कौन सी? सागीलेरू नदी। कुंदेरू नदी और सागीलेरू नदी, कुंदेरू नदी और सागीलेरू नदी पेन्नार नदी की बाएं तट की सहायक नदियां हैं। उसके बाद इधर देखिएगा, दाएं तट की एक ये चित्रावती, और दूसरी है पापागनी, पापागनी। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। फिर देखिए, पुन्नेरू नदी आपकी, पुन्नेरू नदी को पेन्नार या पेन्ना नदी भी कहते हैं। यह कर्नाटक, एक नंदी पहाड़ी वहां से निकली है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में प्रभावित होती है। इसकी 2 सहायक नदियां बाएं तट की है, पुन्नेरू नदी और सागीलेरू नदी, और दाएं तट की चित्रावती और पापागनी। पापागनी इसकी 4 प्रमुख सहायक नदियां हैं। आंध्र प्रदेश राज्य में 2 शहर,
आंध्र प्रदेश राज्य के दो शहर, दो जिले, एक का नाम कोडप्पा है, क्या है, कोडप्पा, कोडप्पा, यहां से चट्टानें पाई गई है, सबसे ज्यादा कोडप्पा प्रकार की चट्टानें आंध्र प्रदेश के कोडप्पा जिले से ही निकाली मिली है। और दूसरा है नेल्लोर, कौन सा, नेल्लोर शहर, कोडप्पा जिला या कोडप्पा शहर और नेल्लोर शहर जो आंध्र प्रदेश के, किसके मित्र, आंध्र प्रदेश के। क्वेश्चन सिंपल सा यही पूछा जाए, नेल्लोर शहर किस राज्य का है, यही आपसे पूछ लिया जाएगा। कोडप्पा जिला किस राज्य का है, तो ये आंध्र प्रदेश के, किसके मित्र, आंध्र प्रदेश के। और किस नदी पर है, किस नदी के तट पर है मित्र, ये पेन्नारू नदी के तट पर है। किस पर है, पेन्नारू नदी के तट पर है। इनको आप बखूबी याद रखिए, इसकी विशेषता मित्र इतनी है, ज्यादा नहीं है। उसके बाद देखिएगा आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए थी, उसका पलार नदी है, कौन सी नदी है, पलार नदी, पलार नदी हेडिंग आ रही है, पलार नदी। इसका उद्गम देखिए मित्र, इसका उद्गम है कर्नाटक से। कहां से, कर्नाटक से इसका उद्गम है। कहां से इसका उद्गम है मित्र, कर्नाटक से है। और यह नदी कर्नाटक, उसके बाद आंध्र प्रदेश होते हुए तमिलनाडु के बिल्कुल, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर पर, तमिलनाडु राज्य में, कहां पर, तमिलनाडु राज्य में। तो आप लिख सकते हैं कहां पर, पहले कर्नाटक, उसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्रा, और यहां तमिलनाडु। तमिलनाडु तीन राज्यों में बहती है, कितने राज्यों में, तीन राज्यों में बहती है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में आकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। मित्र इसकी कोई खास ज्यादा विशेषता नहीं है, इतना ही है इसके बारे में, पलार नदी के बारे में। ये तीन राज्यों में बहती है और तमिलनाडु के इस यहां पर आकर के गिर जाती है। खास इसकी कोई ज्यादा विशेषता नहीं है, आप लोग नोट कर लें इतना ही। अब मैं बताऊंगा सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो कावेरी नदी। किसके बारे में, कावेरी नदी, हेडिंग बनाइए कावेरी नदी। हेडिंग बनाइए आप कावेरी नदी। इसको पुन्नी नदी भी कहती है, क्या कहती है, कावेरी नदी को पुन्नी नदी भी कहती है। जहां से इसका उद्गम हुआ है वहां से पुन्नी नदी भी कहते हैं। इसका उद्गम मित्र कर्नाटक से हुआ है। कहां से हुआ है, कर्नाटक से। कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, क्या है मित्र, ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी पर्वत से इसका उदय हुआ है। और यह नदी कर्नाटक और तमिलनाडु दो राज्यों में बहती है, कर्नाटक और तमिलनाडु दो राज्यों में बहती है। सबसे पहले इसके उद्गम के बारे में देखते हैं। उद्गम, उद्गम आपका जो हुआ है वो कर्नाटक, पश्चिमी घाट और ब्रह्मगिरी पर्वत। कौन सा, ब्रह्मगिरी पर्वत, पर्वत से इसका। और ज्यादा डीप में आपको बताया जाए तो कावेरी ताल से। कहां से, कावेरी ताल से। कहां से मित्र, कावेरी ताल से इसका उद्गम हुआ है। इसके बारे में, इसके बारे में प्रमुख विशेषता यह है कि यह प्रायद्वीपीय भारत की सदा नीरा नदी है। सदा नीरा नदी उसे कहते हैं जो सालों बहती रहती है। अब सदा नीरा नदी मित्र कैसे है,
क्योंकि आपने देखा होगा उत्तर भारत की नदियां हैं वो किसी न किसी ग्लेशियर से निकली है, किसी न किसी हिमनद से निकली हुई है। मित्र इस बीच में आपसे छोटी सी बात कहूंगा, प्लीज आप मेरे चैनल को अधिक मतलब एक बार शेयर जरूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, प्लीज मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए और कमेंट्स करिए। तो देखिए, कावेरी नदी के बारे में बता रहा था कि यह नदी सदा नीरा नदी है। कैसी है? सदा नीरा नदी है। इसकी विशेषता कैसी है मित्र? नदी कैसी है? सदा नीरा है। सदा नीरा कैसे है मित्र? क्योंकि जितनी भी नदियां हैं वो किसी न किसी ग्लेशियर से प्रभावित होती है, लेकिन यह नदी किसी ग्लेशियर से प्रभावित नहीं होती, किसी हिमनद से प्रभावित नहीं होती। इसका सदा नीरा होने का मतलब मित्र यह है क्योंकि यह जब भारत में मानसून आता है, जब भारत में मानसून आता है दक्षिण पश्चिम से मानसून आता है तब ये जल प्राप्त करती है, और जब मानसून लौटता है उत्तर पूर्व से मानसून लौटता है तब ये जल प्राप्त करती है। तो इसे आप कह सकते हैं कि सदा नीरा नदी है। इसका प्रमुख कारण क्या है कि यह भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से जल प्राप्त करती है, और भारत से लौटते हुए मानसून कौन सा? उत्तर पूर्व से जल प्राप्त करती है। बात स्पष्ट है। इस नदी को सदा नीरा नदी इसलिए कहते हैं कि भारत में जब मानसून एंट्री करता है ना, प्रवेश करता है, तो उस समय यह नदी जल प्राप्त कर लेती है दक्षिण पश्चिम से, और जब भारत से मानसून लौटता है उत्तर पूर्व से तब यह नदी जल प्राप्त कर लेती है। इसलिए इस भारत को सदा नीरा नदी भी कहते हैं। इसकी प्रमुख ये विशेषता है। उसके बाद देखिए, यहां पर एक स्थान है इसके माने पर करिकाल आपका केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का है, एक पार्ट है। इसमें दूसरा आपको बताया मैंने, पहला कहां पर है? यनम आंध्र प्रदेश, दूसरा कहां पर है? करिकाल तमिलनाडु में, कावेरी नदी के तट पर है। और जो तीसरा है पांडिचेरी है। तीसरा कौन सा है? पांडिचेरी। यह केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें मैंने आपको बताया था केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी 3 राज्यों में 4 जगह है, और एक है माहे जो आपका केरल में है। कहां पर है? केरल में है माहे। अतः एक बार समझिएगा, पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है वो 3 राज्यों में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में 4 जगह पर है। पहला है यनम आंध्र प्रदेश में, दूसरा पांडिचेरी तमिलनाडु, करिकाल तमिलनाडु कावेरी नदी के तट पर, और चौथा है माहे केरल में। इसे आप याद रखेंगे। और ये कावेरी नदी जो करिकाल है उससे उत्तर में है, जो करिकाल है उसके उत्तर में है, सीध में नहीं है, इसके उत्तर में है। ठीक। उसके बाद देखिए आप, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पर, यहां पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट पर पुलिकट झील है। पुलिकट झील है मित्र, इस झीलों के बारे में बताऊंगा मैं आगे। पुलिकट झील है। कौन सी झील है? पुलिकट झील है। और यहीं पर पुलिकट झील के पास तट पर ही श्रीहरिकोटा है। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र है, श्रीहरिकोटा।
श्रीहरिकोटा पुलिकट झील आंध्र प्रदेश राज्य में है। इसका अधिकांश भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन आता तो आंध्र प्रदेश लगाएंगे आप। के तट पर ही श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र है, इसे आप नोट कर लेंगे। तो मैं आपको कावेरी नदी के बारे में बता रहा था, तो देखिएगा इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं वो बताऊंगा आपको। इसकी और विशेषता क्या है वो बताता हूं। इसकी और विशेषता, प्रमुख विशेषताएं पूछी जाती है एग्जाम में। ये नदी जिस तरीके से निकली है, इस तरीके से बहते हुए ये कई स्थानों पर दो शाखाओं में बढ़ जाती है। यह नदी कई स्थानों पर दो शाखाओं में बढ़ जाती है, और ऐसा ये बंगाली खाड़ी में गिरते समय तीन जगह पर करती है। जो कावेरी नदी है मित्र, यह नदी तीन स्थानों पर दो शाखाओं बढ़ जाती है। तीन स्थानों पर दो शाखाओं बढ़ जाती है, और इस बीच में ये द्वीपों का निर्माण करती है। इसका द्वीपों का निर्माण करती है। ये मित्र क्या है? द्वीप। मित्र इंपोर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। ध्यान सुनिए, कावेरी नदी जहां से निकली है, जहां पर गिरती है, इस बीच में ये तीन स्थानों पर दो शाखाओं बढ़ जाती है। जैसे एक यहां पर बटी और यहां मिल गई, तो इसके बीच में द्वीप का निर्माण कर दिया इसने। इसी तरीके से यहां पर, इसी तरीके से यहां पर। इन द्वीपों के नाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। इसमें एक नाम है, ये दोनों कर्नाटक राज्य में है। ये दोनों कहां पर है? कर्नाटक में, और ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। ये श्रीरंगपट्टनम है, इसमें से एक ये कौन सा है? श्रीरंगपट्टनम। कहां पर है? कर्नाटक में। और दूसरा शिव समुद्रम। कौन सा? शिव समुद्रम है। और तीसरा है श्रीरंगम। श्रीरंगम मित्र, ये दोनों कहां पर है? ये श्रीरंगपट्टनम आपका कर्नाटक में है। इसमें कर्नाटक में। शिव समुद्रम कहां पर है? ये भी कर्नाटक में है। और श्रीरंगम ये तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु में। ये तीनों इंपोर्टेंट है, तीनों पूछे जाते हैं। तीनों इंपोर्टेंट है, तीनों पूछे जाते हैं। आप नोट कर लीजिए। अब इसकी शाखाएं बताऊंगा। इसकी जो सहायक नदियां हैं इसके बारे में बताऊंगा। नोट करिए जल्दी। उसके बाद देखिए इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। एक मिनट में ऊपर बनाना पड़ेगा। देखिए इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। चार नदियां इसके बाएं तट बनाइए इस तरीके से, 2, 3 और 4, इस तरीके से। इसकी बाएं तट की सबसे पहले नदियां देखिए आप। सबसे पहली है उसे हैरंगी नदी बोलते हैं। हैरंगी नदी पहली कौन सी है? हैरंगी नदी है। फिर जो नेक्स्ट नदी है वह है हेमवती। तीसरी है आपकी मित्र समाना। आप बनाते जाएं समाना। और जो चौथी है मित्र वह अर्कवती है। कौन सी है? अर्कवती। तो देखिए इसके बाएं तरफ की जो नदियां हैं वो हैरंगी, हेमवती, समाना और अर्कवती इसकी सहायक नदियां हैं कावेरी नदी के बाएं तट की। कावेरी नदी के बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां जो बाएं तट की है वो इस प्रकार है: हैरंगी, हेमवती, समाना और अर्कवती इसके बाएं तट की नदियां हैं।
और इसी तरीके से इसके दाएं तट की नदियां देखिए। एक नदी है लक्ष्मण तीर्थ, ये कौन सी है? लक्ष्मण तीर्थ। कौन सी मित्र? ये लक्ष्मण तीर्थ है। उसके बाद ये कबीनी है, कमीनी नहीं कबीनी, कबीनी नदी। कबीनी नदी कावेरी नदी की सहायक नदियां है। उस पर स्वर्णवती है, ये स्वर्णवती। स्वर्णवती है। उसके बाद इस तरीके से नदी और है, इसे भवानी नदी कहते हैं। भवानी, भवानी कावेरी की सहायक नदियां है। और उसके बाद एक नदी है भोयार। भोयार, भोयार नदी है, ये भी कृष्णा की सहायक नदी है, सॉरी कावेरी की सहायक नदी है, दाएं तरफ की। और एक नदी है यहां पर अमरावती। अमरावती, ये अमरावती अंत में आकर मिलती है दाएं तट से। और मित्र देखिएगा, एक बार फिर देखिए इसकी जो सहायक नदियां हैं, दाएं तरफ बताता हूं, लक्ष्मण तीर्थ, कबीनी नदी, स्वर्णवती, भवानी, भोयार और अमरावती इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं दाएं तरफ की। फिर एक बार देखिए मित्र, कावेरी की दाएं तरफ की प्रमुख सहायक नदियां लक्ष्मण तीर्थ, कबीनी, स्वर्णवती, भवानी, भोयार और अमरावती, ये इसकी प्रमुख दाएं तरफ की सहायक नदियां हैं। इसके बाद इसकी विशेषता देखिए, यहां पर मित्र एक कल्लानी बांध है, इंपोर्टेंट है मित्र, देखेंगे। यहां पर एक कल्लानी बांध है। कौन सा बांध है? कल्लानी बांध है। इधर लिख देता हूं मित्र, कल्लानी बांध। यह भारत का सबसे पुराना बांध है। यह भारत का सबसे पुराना बांध है। इसकी विशेषता क्या है? यह भारत का सबसे पुराना बांध है। मित्र मैं यहां लिख देता हूं, तो मिटाना पड़ेगा इसके बारे में, कल्लानी बांध के बारे में। कल्लानी बांध, कल्लानी बांध, इसे ग्रांड एनीकट बांध भी कहते हैं। इसे ग्रांड एनीकट बांध भी कहते हैं। यह कावेरी नदी के तट पर है। किस पर है? कावेरी नदी के तट पर। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, कावेरी नदी के तट पर, के तट पर है। इसके बाद चौथी विशेषता इसकी यह है, भारत का सबसे पुराना बांध। भारत का सबसे पुराना बांध, लगभग 2000 वर्ष पूर्व इस बांध का निर्माण हुआ था, कल्लानी बांध का। कल्लानी बांध का निर्माण लगभग 2000 वर्ष पूर्व, मान के चलिए 100 बीसी से लेकर के 100 एडी के बीच का जो समय था ना, उसमें इस बांध का निर्माण हुआ था। किसने कराया था? वो चोल शासकों ने कराया था। किसने? तो यहां पर चोल शासक थे। इतिहास में आप पढ़ेंगे, चोल शासकों ने इसका निर्माण कराया था। तो इसके बारे में और लिखाना है। भारत का सबसे पुराना बांध है। और लिखिए इसके बारे में, इसका निर्माण 2000 वर्ष पूर्व हुआ था। कब? 100 बीसी से 100 एडी के मध्य इसका निर्माण हुआ था। निर्माण किसने कराया था? निर्माण चोल शासकों ने कराया था। किसने? चोल शासकों ने कराया था।
चोल शासकों ने इसका निर्माण कराया था। नोट कर लीजिए इसके बारे में, बस थोड़ा सा और रह गया, 2 मिनट का और है, नोट कर लीजिए मित्र फास्ट। इसके बाद मित्र 2 नदियां और हैं, इसके बाद 2 नदियां और हैं कावेरी की बात। कावेरी के बाद 2 नदियां और हैं, एक वेंगई नदी, कौन सी? वेंगई नदी है। कौन सी है? वेंगई नदी है, वेंगई नदी है। दूसरी है ताम्रपर्णी, कौन सी है? ताम्रपर्णी। ये 2 नदियां और हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताता हूं। ये खत्म होगी आपकी। देखिए अब हेडिंग बनाइए वेंगई नदी। वेंगई नदी, वेंगई नदी की मित्र विशेषता यह है कि यह नदी, इस नदी पर मदुरई में, चेन्नई में मदुरई शहर है, वहीं से निकली हुई है ये, और वहीं पर एक मीनाक्षी मंदिर है। कौन सा? मीनाक्षी मंदिर इसी नदी के तट पर है। तो निकली कहां से? ये तमिलनाडु से। उद्गम है इसका तमिलनाडु। कहां पर है? तमिलनाडु है। और तमिलनाडु में कौन सा स्थान? मदुरई। इस तरीके से ये नदी निकली हुई है। और बंगाली खाड़ी में, बंगाली खाड़ी में पाक जल संधि है, वहां पर पाक जल संधि, पाक की खाड़ी में गिर जाती है। किसमें? पाक की खाड़ी में। इसकी विशेषता प्रमुख यही है कि जो वेंगई नदी है किस खाड़ी में गिरती है? पाक की खाड़ी में गिरती है। किसमें गिरती है? पाक की खाड़ी में। और मीनाक्षी मंदिर, कौन सा? मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर इसी नदी के तट पर है। किस पर? मीनाक्षी मंदिर इसी नदी के तट पर है। उसका देखिए लास्ट लगी है 1 मिनट की और, ताम्रपाणी नदी। कौन सी? ताम्रपाणी नदी। नदी ताम्रपाणी नदी आपकी अन्नामलाई, कौन सी? अन्नामलाई, तमिलनाडु में। कहां पर? अन्नामलाई, पहाड़ियों से निकली है इस तरीके से। और यह नदी मन्नार की खाड़ी में गिर जाती है। किसमें? मन्नार की खाड़ी में। वो जो वेंगई नदी वो पाक की खाड़ी में गिरती थी, और ये कहां पर गिरती है? मन्नार की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो मित्र आज के लिए इतना ही। नदियों वाला चैप्टर मेरी तरफ से लगभग खत्म हो गया है। मैंने 10 से 12 वीडियो में लगभग सब ये खत्म कर दिया है, और इनको आप ठीक से अध्ययन कर लीजिए। ये मुझे विश्वास है कि यहां से नदियों से जिस तरीके से मैंने बताई है वहां से कोई अधिकांश क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे। दोस्तों आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, प्लीज आपसे मेरी गुजारिश है, क्योंकि आपका भाई, आपका दोस्त, आपका साथी इतनी शिद्दत से मेहनत कर रहा है, तो आपका इतना कर्तव्य तो बनता है कि प्लीज आप थोड़ी सी मेरे लिए इतना काम करेंगे, मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में लाइक कमेंट्स करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत।